माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? जल्दी यहाँ आओ। एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। खुशबू की खुशी से डूबे हुए स्वर मेरे कानों से टकराए तो मैं बिस्तर छोड़कर उठने लगी, क्योंकि मैं यह अच्छी तरह से जानती थी कि अब अपनी खबर सुनाए बगैर वह मुझे छोड़ेगी नहीं। माँ, माँ, मैं बहुत खुश हूँ आज। आप भी खबर सुनकर बहुत खुश होंगी। खुशबू ने मेरी बाह पकड़कर मुझे चक्रघिन्नी सा गोल गोल घुमा दिया। अरे, पहले बता तो सही कि ऐसी क्या बात है जो तू यूं खुशी से बावली हुई जा रही है? मैं उसे रोकते हुए बोली। माँ, अभी अभी अंकल का फोन आया था कि अपनी निशा माँ बनने वाली है और उसकी गोद भराई की रस्म के लिए हमें बुलाया है। उन्होंने यह भी कहा कि सबसे पहले आप ही निशा की गोद भरेंगी। मैं जाती हूँ यह खबर निखिल को सुनाने। कहकर खुशबू निखिल के कमरे की ओर दौड़ पड़ी, जो रविवार की होने की वजह से अब तक सो रहा था। ओह, कितनी खुशी की खबर है। पर मुझसे ज्यादा खुश तो खुशबू है। आखिर निशा उसकी ननद कम और सखी ज्यादा जो है। आज यह कहते हुए मुझे फख्र होता है कि खुशबू बहू होते हुए भी मेरे लिए निशा से कहीं अधिक प्यारी बेटी बन गई है। मैं डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ जाती हूँ और ना चाहते हुए भी मेरा मन अतीत की यादों में खोने लगा। मेरे जीवन में खुशबू के आने से पहले मुझे क्या क्या नहीं सहना पड़ता था। जीना किसे कहते हैं शायद मैं भूल चुकी थी और जिंदगी बिताने की रस्म भर अदा कर रही थी। या तो विधवा के लिए समाज के बनाए नियमों को मैंने सहज अंगीकार कर लिया था। बचपन से विधवाओं को ऐसी ही बेरंग जिंदगी जीते देखती आई थी, सो मन की छोटी छोटी इच्छाओं का दमन करने में मुझे थोड़ी तकलीफ तो होती थी, पर दुख नहीं। नियम और परंपरा के नाम पर मेरे ऊपर परिवार वालों का शिकंजा कसा हुआ था। हालांकि मैं चाहती तो अपने बच्चों के साथ एक छोटा सा घर किराए पर लेकर अलग रह सकती थी, पर एक कम उम्र की विधवा को दो छोटे बच्चों के साथ अकेले रहने पर क्या क्या परेशानी हो सकती है, इसका अंदाजा मुझे अच्छी तरह से था। इसलिए समाज में खुले घूमने वाले भूखे भेड़ियों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए मुझे ससुराल वालों का ताना सुनना ज्यादा बेहतर और आसान लगा था। देखते ही देखते पढ़ाई समाप्त कर निखिल एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हो गया। अब ससुराल वालों की नज़रों में मेरी कुछ इज्जत बन गई थी। इधर मेरी ननद अपने पति और ससुराल वालों से झगड़कर मायके रहने आ धमकी थी। ननद अपने साथ बहुत सारे जेवरात लेकर आई थी और शायद चंद्रहार के साथ सोने की तगड़ी भी जेठानी को देने का लालच दिया था। इसलिए दोनों की आपस में खूब छनती थी और ननद का मायके में डटे रहना जेठानी को बुरा नहीं लगता था। मेरे बेटे निखिल की नौकरी लगने के बाद घर में पहला धमाका तब हुआ जब उसने अपनी बिरादरी से अलग पंजाबी लड़की से विवाह करने का ऐलान किया। विवाह हो भी गया। प्रथा के अनुसार खुशबू पूरे परिवार के लिए कपड़ों के साथ कुछ न कुछ तोहफे भी लाई थी। खूबसूरत साड़ियाँ ने जेठानी और ननद की नाराजगी को बहुत हद तक कम कर दिया था। सबसे मिलने के बाद खुशबू की नजरें कुछ ढूंढने लगी। मैं यह सब अंदर कमरे में बैठी पर्दे की ओर से देख रही थी। चांद सी सुंदर बहू को देखकर मैं मुग्ध थी। मैं यह बिल्कुल ही भूल चुकी थी कि अभी थोड़ी देर पहले घर वालों के बीच जाकर अपनी बहू को आशीर्वाद न दे पाने की वजह से मैं कितनी दुखी थी। क्या करती, एक विधवा के लिए शुभ काम में शामिल होना वर्जित जो था, पर अपनी ममता को मैं मार न सकी। इसलिए दुल्हा दुल्हन के रूप में बेटे बहू को देखने की इच्छा मन में लिए पर्दे के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। तभी खुशबू के प्रश्न ने घर वालों को चौंका दिया। निखिल, माँ कहाँ है? क्या वह हमें आशीर्वाद नहीं देंगी? फिर वह कुछ ऊंची आवाज में बोली, माँ, कहाँ हो तुम? सबने मुझे आशीर्वाद दिया, सिर्फ तुम्ही ने नहीं। किसी कारण से अगर मुझसे नाराज हो तो मैं वचन देती हूँ कि तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगी। सभी सकते में आ गए, क्योंकि एक तो उन्हें नई बहू के रूप में खुशबू का अपना सास को तुम कहकर संबोधित करना नागवार गुजरा। दूसरे, इस तरह के व्यवहार से खुशबू का दबंग स्वभाव उजागर हो चुका था, जो शायद उसके हित में नहीं था। लेकिन मैं तो यह संबोधन सुनकर निहाल हुए जा रही थी। बात यह नहीं थी कि मैंने माँ का संबोधन पहली बार सुना था। हाँ, खुशबू से ऐसे संबोधन की मैंने कल्पना नहीं की थी। मैं सोचा करती थी कि मेरी बहू भी और बहुओं की तरह मुझे माजी पुकारा करेगी। शायद इसलिए एक पराई कन्या को सिर्फ माँ कहना और आपकी जगह बेटी की तरह तुम कहकर संबोधित करना एक अनजाने सुख से मुझे सराबोर कर गया। फिर भी अंधविश्वास के मकर जाल को तोड़कर मैं उस नववधू को आशीर्वाद देने के साथ आलिंगन में भर लेने का साहस न जुटा पाई थी। तभी ननद की बातों ने मेरा ध्यान भंग किया। बेटी, तुम तो जानती ही हो कि मेरे भैया इस दुनिया में नहीं हैं,
सो इस समय भाभी यहाँ आकर तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकती। मैंने अच्छी तरह अनुभव किया कि ननद ने एक एसपी की बेटी से बात करने के लिए अपने स्वभाव के विपरीत बोलने में कितनी कठिनाई से अपने शब्दों को चाशनी में डुबोया था। ननद की बातें सुनकर खुशबू ने हठी बच्ची की तरह अपना फैसला सुनाया था। फिर तो ठीक है, मैं भी तब तक अन्न का एक दाना अपने मुंह में नहीं डालूंगी जब तक यहाँ आकर माँ मुझे आशीर्वाद नहीं दे देती। सभी बहू को समझा समझा कर थक गए, पर 2 घंटे तक वह अपनी बात पर डटी रही। मैंने भी अंदर पर्दे की ओर से उसकी कितनी मिन्नतें की कि वह सबकी बात मान ले, पर वह गजब की हठी निकली। इस बात के लिए सब मन ही मन खुशबू को कोस रहे थे कि वह एसपी की बेटी थी। ऐसी बित्ते भर की लड़की की क्या मजाल जो वह मेरी जेठानी और ननद जैसी वीरांगनाओं के सामने डटी रहती। चूंकि सबके मन में यह बात गहरी बैठ गई हुई थी, नई दुल्हन ससुराल में छींक भी दे तो अच्छी भली आफत खड़ी हो सकती है। यही वजह थी कि मेरे घर वाले जल्द ही गिरगिट की तरह रंग बदलकर मेरे सामने हाजिर हो गए कि चलिए चलकर आशीर्वाद दे दो बहू को। जब उसे ही अपनी चिंता नहीं है तो फिर भार में जाए। मैं दुविधा की स्थिति में न चाहते हुए भी अपनी बहू खुशबू के सामने जा खड़ी हुई। जब उसने स्निग्ध मुस्कान के साथ मेरे पैरों को हाथ लगाकर अपनी आंखों से लगाया तो मैं खुद पर काबू न रख सकी और उसे अपने कदमों से उठाकर सीने से लगा लिया। हम दोनों की पलकें भींग उठी। उफ, मैं बता नहीं सकती कि कैसी अजीब सी तृष्णा थी जो उसे हृदय से लगाने पर तृप्त होता मैंने अनुभव किया। खुशबू तो बिन माँ की बरी हुई थी। मेरा मन क्यों भर आया मैं आज तक न जान सकी। विवाह की अगली सुबह 5:30 बजे ही अपने कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनकर मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने खुशबू नाइटी पहने खड़ी थी। क्या बात है बेटी, तो इस तरह इतनी सुबह यहाँ? मैं कुछ घबरा सी उठी। जवाब में उसने आंखें खोलकर भरपूर नजरों से मुझे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, माँ, मैं चाहती थी कि आपका स्नेहमयी और ममतामयी चेहरा देखकर ही मैं ससुराल में अपना दिन शुरू करूं। उसकी यह बात सुनकर मुझे अजीब सी अनुभूति हुई, क्योंकि अब तक अपने लिए मैं यही सुनती आई थी कि सुबह सुबह विधवा का मुंह देख लिया तो बड़ा अपशकुन हो गया। जब अब रोज सुबह खुशबू का दिन मेरा चेहरा देखकर ही शुरू होने लगा तो धीरे धीरे मेरे मन से यह वहम भी निकल गया कि मेरा मुख देखने से किसी को अमंगल भी हो सकता है। निखिल की शादी के करीब महीने भर बाद उसके एक अंतरंग मित्र राजेश की शादी की पहली वर्षगांठ थी। इस मौके पर पूरे परिवार को न्योता दिया था। राजेश के घर जाने के लिए उस दिन सभी लोग बन संवर कर तैयार हो गए थे। मैं भी झटपट एक सफ़ेद सूती साड़ी बांधकर तैयार हो गई। महेश के गुजरने के बाद से घर हो या बाहर यही मेरा पहनावा था। हम सब घर से निकलने ही वाले थे कि खुशबू मुझे देखकर चौंक गई। यह क्या माँ, तुम पार्टी में इस तरह चलोगी? जवाब जेठानी ने दिया, अरे तो क्या एक विधवा 16 श्रृंगार करके जाएगी? तू नहीं जानती बहू, हमारे समाज में एक विधवा को इसी रूप में रहना पड़ता है। खुशबू ने विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में कहा, आप सही कह रही हैं बरीमा, विधवा औरत का श्रृंगार करना कुछ जचता नहीं, पर श्रृंगार के बगैर फंक्शन में सुरुचिपूर्ण तरीके से तैयार होकर हल्के रंगों का परिधान तो पहना ही जा सकता है। आप लोग बस 5 मिनट ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। और वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचती हुई ले गई। कमरे में आकर मैंने खुशबू को फिर समझाया, मैं ऐसे कपड़े ही पहनती हूँ और अब तो मुझे इसकी आदत भी पड़ गई है। हमेशा की तरह उसने मुझे अपने प्रेम और न्याय अन्याय का तर्क देकर परास्त कर दिया और मुझे ऐसे तैयार किया जैसे एक माँ अपनी बच्ची को तैयार करती है। तैयार करने के बाद जब उसने मुझे अलमारी में लगे आदम कद आईने के सामने खड़ा किया तो मैं खुद को देखकर ठगी से रह गई। मुझे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि मेरी उम्र अभी इतनी नहीं हुई है। बैठक में घुसते ही परिवार वालों की नजरें मुझसे चिपक सी गईं। उनमें से कुछ नजरों ने मेरी प्रशंसा और आदर के भाव थे तो कहीं ईर्ष्या और उलाहना भी शामिल था, परंतु मेरी छवि को अशोभनीय करने लायक कोई बहाना खुशबू ने नहीं छोड़ा था, इसलिए चाहते हुए भी कोई कटाक्ष न कर पाया। हल्की बसंती रंग की साड़ी के साथ मेल खाता चिकन का ब्लाउज, हाथों गले और कानों में सोने के हल्के आभूषण, माथे पर बसंती रंग की छोटी सी बिंदी के साथ ढंग से बांधे गए ढीले जूरे ने मेरे पूरे व्यक्तित्व को ही बदल डाला था। होश संभालने के बाद से पहली बार मेरे बच्चे मुझे इस रूप में देख रहे थे। निशा तो खुशी से रो ही पड़ी। उस दिन पार्टी में शायद ही कोई परिचित बचा जिसने मेरी नई वेशभूषा की बुरी बुरी प्रशंसा न की हो। उनके तारीफ करने पर उन सभी को मैं यह बताना नहीं भूली कि इसका श्रेय सिर्फ मेरी बहू खुशबू को जाता है। उस दिन मैंने अपने को खोए हुए औरतपन को फिर से महसूस किया
और ज़िंदगी को नई नज़रों से देखना शुरू किया। इसके कुछ ही दिन बाद की बात है। खुशबू और निशा ने मिलकर ढेर सारे पकवानों के साथ चिकन बिरयानी भी बनाई थी। उस दिन भी मुझे लेकर ज़बरदस्त भूचाल आया। हमेशा की तरह जब मैं अपने लिए अलग से बनाए सादे भोजन को लेने रसोई की ओर चली तो खुशबू ने मुझे टोक दिया। माँ, हमारे साथ ही खाओ ना, अकेले खाना खाना क्या अच्छा लगता है। तब मैं उसे टाल न सकी थी। खाने की मेज पर जब उसने सबके साथ मेरे लिए भी वही खाना परोसा तो मेरे साथ ही सबकी आश्चर्य भरी नजरें मेरी थाली की ओर उठ गई। निशा ने कहा, भाभी, लगता है तुमने गलती से किसी और की थाली माँ के सामने रख दी। तुम तो जानती हो कि माँ यह सब नहीं खाती। हाँ बेटी, मेरा खाना रसोई में अलग रखा है, जाकर ले आओ। मैंने अपनी पसंदीदा चिकन बिरयानी को परे सरकाते हुए कहा तो सबके चेहरों पर तनाव कुछ कम हो गए। माँ, तुम्हारे लिए ही रखा गया भोजन मैंने काम वाली को दे दिया क्योंकि आज उसने कुछ नहीं खाया था। खुशबू ने लोगों के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, आज से तुम भी वही खाना खाओगी जो सबके लिए बनेगा। मैं इतना काम नहीं कर सकती कि एक बार तुम्हारे लिए खाना बनाऊं फिर दोबारा पूरे परिवार के लिए बनाऊं। अभी तो निशा मेरा हाथ बटा देती है, पर 2 महीने बाद जब वह ससुराल चली जाएगी तब मैं क्या करूंगी। बेटी, तब मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूंगी। पहले भी तो मैं रसोई का काम किया करती थी। मैंने उसे समझाने की गरज से कहा। ना बाबा, ना, मेरे पापा को पता चलेगा तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी कि मैं आपसे काम करवाती हूँ। फिर जब मैं आपसे ही मदद नहीं ले सकती तो बुआ जी और बड़ी माँ से कैसे लूँ। वे तो आपसे भी बड़ी हैं। एक काम किया जा सकता है कि सभी के लिए एक जैसा भोजन बनाया जा सकता है। इससे मुझे भी दिक्कत नहीं होगी और सभी लोग एक जैसे भोजन का आनंद भी ले सकेंगे। क्यों ना कल से माँ के लिए सभी के जैसा खाना बनाया जाए, क्योंकि सिर्फ माँ को ही मांसाहारी भोजन से परहेज है, पर बाकी लोग तो खुशी से शाकाहारी भोजन खा सकते हैं। खुशबू ने कहा तो सबके चेहरों की मुस्कान गायब हो गई। करीब करीब हर रोज मांसाहारी भोजन का स्वाद लेने वाली जेठानी और ननद की जबान यह सुनकर अकुला उठी। ननद ने कहा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हम रोज घास फूस नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? खुशबू ने जोर देकर कहा। जिस भोजन की कल्पना से आप लोग घबरा उठे वही खाना माँ इतने सालों से खाती आ रही है। यह विचार भी कभी आप लोगों के दिलों में आया है? खुशबू के इस तर्क पर जेठानी ने होशियारी दिखाते हुए बात संभालने की गरज से कहा, तू ठीक कहती है बहू, खाने पीने में क्या रखा है। यह तो लता ही कहती है कि तामसिक भोजन से मन में विकार उत्पन्न होता है, इसलिए विधवा को सात्विक भोजन करना चाहिए। फिर मेरी तरफ देखते हुए ठसक से बोली, देख लता, अब तेरी यह जिद नहीं चलने वाली। तुझे भी वही खाना पड़ेगा जो हम सब खाते हैं। बहू ठीक कह रही है कि वह 2-2 बार खाना नहीं बनाएगी। इस पर ननद ने भी अनिच्छा से समर्थन जताया, क्योंकि उनकी चटोरी जबान साग सब्जी खाकर तृप्त नहीं हो सकती थी। सालों बाद मैंने अपना पसंदीदा भोजन किया। मेरा दिल खुशबू को लाख लाख दुआएं देता रहा था। मेरे साथ प्रतिबंध और नियम कानून का आखिरी दौर निशा की शादी में खत्म हुआ। शादी से एक दिन पहले निशा जोर जोर से रोए जा रही थी। पहले तो सबने यह समझा कि उसे मायके से बिछुड़ने का गम है जो उसे सता रहा है, पर बात कुछ और थी। खुशबू के बहुत पूछने पर निशा ने बताया कि उसे इस बात का दुख है कि माँ चाहते हुए भी उसकी शादी नहीं देख पाएंगी। पिता तो थे नहीं, माँ भी शादी के मंडप से दूर रहेंगी तो कैसा लगेगा। जब खुशबू ने घर में ऐलान किया कि निशा की शादी के मंडप में माँ भी बैठेंगी तो घर में मौजूद स्त्रियां भड़क उठी कि विधवा की मौजूदगी में शुभ काम में अमंगल होगा। ननद ने कहा, बहू, तुम्हारी हर उल्टी सीधी बात मैं अब तक मानती रही हूँ, पर इस बार तुम चुप ही रहो तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हें इस घर के रीति रिवाजों का पता नहीं। अपनी मर्यादा में रहा करो और मुझे अपने एसपी पापा के ओहदे की धौंस मत दिखाओ। हद हो गई। बस यह चिंगारी काफी थी। निशा को बैठा छोड़ खुशबू तन कर खड़ी हो गई और जो बोलना शुरू किया तो सभी को काट मार गया। वह बोली, आपने सही कहा बुआ जी, आज तो सच में हद हो गई। यह सही है कि मैं ठीक से आपके रस्मों रिवाजों को नहीं जानती, पर मैं खुद एक औरत हूँ, इसलिए एक औरत की भावना को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। छोटा मुंह बड़ी बात कह रही हूँ, इसलिए माफ़ कीजिएगा। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकती कि जो नियम और कायदे कानून माँ पर लागू होते हैं वे सब आप पर भी तो लागू होते तो ज़्यादा बेहतर होता। माँ विधवा होने का जो कष्ट भोगती आ रही है उसमें उनकी कहीं कोई गलती नहीं है, क्योंकि यह तो कुदरत का नियम है कि जो जन्मा है उसे मरना है। पर आप तो जीते जी फूफा जी और अपने बच्चों को छोड़ आई हैं। आप न तो अच्छी माँ साबित हुई, न ही एक अच्छी पत्नी। फिर भी आपके लिए संसार की हर सुख सुविधा, साज श्रृंगार, खान पान और आमोद प्रमोद वर्जित नहीं है? क्यों?
सिर्फ इसलिए कि आपकी मांग में सुहागन होने का लाइसेंस चमक रहा है। सभी जर होकर खुशबू के तर्क को सुन रहे थे। यद्यपि मेरे हितों के लिए वह सबको चुनौती दे रही थी, फिर भी मैंने चुप होने के लिए कहा उसे, खुशबू बेटी बस कर तू। इशारे से मुझे खामोश करते हुए खुशबू बोली, माँ बस आज भर मुझे कहने से मत रोको। आज के बाद मैं इनसे कुछ नहीं कहूँगी। बड़ी माँ और बड़े पापा, आप लोगों ने भी बुआ जी को सही रास्ता ना दिखाकर उल्टे उन्हीं का पक्ष लिया। दुख तो इस बात का है कि हम यह समझ ही नहीं पाते कि पति के गुजरने के बाद तो वैसे भी औरत जीते जी मर जाती है। जो थोड़ा बहुत सुख उसे मिल सकता है, उसे भी हम धर्म और परंपरा के नाम पर यह कहकर उसे वंचित कर देते हैं कि यह सब विधवाओं के लिए नहीं है, उसे हमेशा सादा जीवन जीना है। फिर ननद की ओर देखती हुई बोली, बुआ जी, मैं अपनी मर्यादा और हदों को कभी पार नहीं किया है और न ही कभी करूँगी, परंतु इसका उल्लंघन भी अपने ससुराल को छोड़कर आपने ही किया है। मेरे लिए तो यह खुशी की बात हो सकती है कि मेरे पापा एक नामी एसपी हैं, पर न तो इस वजह से मैंने किसी पर रौब गांठा है। अगर मेरी कही बातें आप लोगों को गलत लगी हो तो मैं हाथ जोड़कर आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। सहसा तालियों की आवाज़ से मैं वर्तमान में आ गई। मैंने देखा कि समधी जी हमारे बीच खड़े हुए हैं। उन्होंने आगे बढ़कर खुशबू के सिर पर हाथ रखा। बेटी तू धन्य है, मुझे गर्व है कि ऐसे परिवार से हमारा रिश्ता जुड़ रहा है जहाँ इतने अच्छे विचारों वाली लड़की रहती है। मैंने सब सुन लिया और यह मेरा वादा है कि आज से तुम्हारी सास इस घर में होने वाले हर मांगलिक कार्य में सबसे पहले भाग लेंगी और यथा योग्य आशीर्वाद भी देंगी। इस तरह उस दिन के बाद से मैं विधवा तो थी, पर वैधव्य के कष्ट से मुझे मुक्ति मिल गई थी। मेरी ननद पर खुशबू की बातों का ऐसा असर हुआ कि वह अगले ही दिन पहली गाड़ी से अपनी ससुराल रवाना हो गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।